स्वागत है। आज हमारे पास जो किताब है द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। हम सबने स्कूल में प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल रटा है, हम भारत के लोग। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका एक एक शब्द कितना वजन रखता है और इस पर कितनी बड़ी बड़ी कानूनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं? आज हम इसी की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे दस्तावेज की जो सिर्फ कुछ 100 शब्दों का है, लेकिन जिसमें 140 करोड़ लोगों का सपना और भविष्य लिखा है। हम देखेंगे कि कैसे इसके एक एक शब्द पर बहस हुई, कैसे इसे अदालत में चुनौती दी गई और कैसे ये आज भी भारत की दिशा तय करता है। ये वाकई एक कहानी की तरह है। प्रस्तावना कोई मामूली सा इंट्रोडक्शन पेज नहीं है। ये संविधान का दर्शन है, उसकी आत्मा है। ये वो दिशा सूचक यंत्र है जिसे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया था, ये बताने के लिए कि अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो देखना कि जाना कहाँ था। और इसकी शुरुआत ही बहुत दमदार है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस किताब के मुताबिक प्रस्तावना का ये आइडिया हमने अमेरिकी संविधान से लिया, पर हमारी प्रस्तावना पंडित नेहरू के उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे उन्होंने संविधान सभा के सामने रखा था। ये एक तरह से उस मंजिल का नक्शा था जहां वे देश को ले जाना चाहते थे। बिल्कुल। और उस नक्शे के 4 मुख्य हिस्से हैं, जैसा कि किताब में बताया गया है। पहला, ये बताता है कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है। जवाब है, हम भारत के लोग, यानी असली मालिक जनता है। दूसरा, ये भारत का कैरेक्टर बताता है कि भारत देश कैसा होगा, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है। तीसरा, ये बताता है कि इस संविधान का मकसद क्या है। मकसद है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हासिल करना। और चौथा, ये हमें वो तारीख बताता है जिस दिन हमने इसे अपनाया, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका ढांचा, पर असली मजा तो इन भारी भरकम शब्दों के मतलब में गोता लगाने में है। पहला शब्द है संप्रभु यानी सॉवरन, मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। लेकिन किताब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाती है। अगर हम पूरी तरह आजाद हैं, तो फिर हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य क्यों हैं, जिसका प्रमुख आज भी ब्रिटिश क्राउन को माना जाता है? ये तो एक विरोधाभास लगता है। हाँ, और ये सवाल उस समय भी बहुत उठा था। इसका जवाब नेहरू जी ने 1949 में ही दे दिया था, और किताब हमें उसकी याद दिलाती है। उन्होंने साफ किया था कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता एक अतिरिक्त संवैधानिक घोषणा है। अतिरिक्त संवैधानिक, इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो ये फैसला संविधान की किताब के बाहर लिया गया एक राजनीतिक निर्णय था। ये दोस्ती का एक समझौता है जिसे हम जब चाहें अपनी मर्जी से तोड़ सकते हैं। ये हमारी आज़ादी पर कोई शर्त नहीं लगाता। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे आज यूनाइटेड नेशंस का सदस्य होने से हमारी संप्रभुता कम नहीं हो जाती। ये बात साफ हुई। तो ये तो हुई हमारी बाहरी दुनिया से हमारे रिश्ते की बात, लेकिन देश के अंदर का ढांचा कैसा हो, यहीं पर वे 2 शब्द आते हैं जिन पर शायद सबसे ज्यादा बहस हुई है और जो असल में संविधान बनने के 26 साल बाद 1976 में जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। सही पकड़ा। और किताब ये भी बताती है कि ये शब्द भले ही बाद में जोड़े गए, इनकी आत्मा पहले से ही संविधान में थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाजवादी झुकाव तो पहले दिन से था। 1976 में 42वां संशोधन ने बस उस पर एक औपचारिक मुहर लगा दी। लेकिन समाजवाद शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में चीन या सोवियत संघ की तस्वीर आती है, जहां सरकार का सब पर कंट्रोल होता है। तो क्या हमारे संविधान निर्माताओं का मतलब इस शब्द से वाकई वही था या कुछ और? बहुत जरूरी सवाल है ये। किताब साफ करती है कि भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। अच्छा। साम्यवादी समाजवाद में निजी संपत्ति को खत्म करके सब कुछ सरकार के हवाले कर दिया जाता है, जबकि हमारा मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का है, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों साथ काम करते हैं। बिल्कुल, जहां दोनों साथ साथ काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे समझाया है कि इसका मकसद गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। किताब इसे मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनोखा मिश्रण कहती है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। यहाँ एक और पेज है। किताब में जिक्र है कि 1991 की जो नई आर्थिक नीतियां आईं, उदारीकरण, निजीकरण, उन्होंने भारत के इस समाजवादी चरित्र को काफी हद तक बदल दिया। तो क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है कि हम कागज पर तो समाजवादी हैं,
लेकिन हमारी नीतियां हमें कहीं और ले जा रही हैं। ये आज के दौर की सबसे बड़ी बहसों में से एक है और ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या समय के साथ बदलती रहती है। 1991 के बाद राज्य ने अर्थव्यवस्था से खुद को थोड़ा पीछे खींचा, बाजार को ज्यादा जगह दी। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना के समाजवादी शब्द और देश की आर्थिक नीतियों के बीच एक तनाव तो मौजूद है। ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस नहीं है, इसका सीधा असर देश के हर नागरिक पर पड़ता है। और दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। ये भी बाद में जोड़ा गया। हाँ, पर यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ही कह दिया था कि ये शब्द भले ही लिखा ना हो पर संविधान निर्माता चाहते यही थे। अनुच्छेद 25 से 28 जो हमें धर्म की आजादी का मौलिक अधिकार देते हैं, वे इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी देशों से अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है। पश्चिम में राज्य और धर्म के बीच एक दीवार है, वे एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देते। भारत में सकारात्मक अवधारणा है, यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा और उन्हें समर्थन भी दे सकता है। मतलब राज्य न्यूट्रल है, धर्म विरोधी नहीं। सही कहा। चलिए अब आते हैं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य, रिपब्लिक पर। लोकतंत्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, जनता का राज। भारत में संसदीय लोकतंत्र है जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की एक बात याद करना बहुत जरूरी है जिसका जिक्र किताब में है। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। उन्होंने इन तीनों को एक त्रिमूर्ति कहा। ये कितनी गहरी बात है। मतलब आजादी, बराबरी और भाईचारा, ये कोई अलग अलग आइटम नहीं है जिन्हें आप मेन्यू से चुन सकते हैं। ये एक पूरा पैकेज है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। अंबेडकर ने समझाया कि समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों को बाकी सब पर हुकूमत करने का लाइसेंस दे देगी, और स्वतंत्रता के बिना समानता हर किसी की व्यक्तिगत पहल और काबिलियत को ही खत्म कर देगी। और इन दोनों के बिना भाईचारा तो हो ही नहीं सकता। और गणराज्य या रिपब्लिक का मतलब, इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति राजा या रानी की तरह वंशानुगत नहीं होगा बल्कि चुना जाएगा। हाँ, ये इसका पहला मतलब है, लेकिन किताब इसके दो और गहरे मतलब बताती है। पहला कि राजनीतिक संप्रभुता यानी असली ताकत किसी एक इंसान में नहीं बल्कि देश की जनता में है। और दूसरा देश में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, यानी कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि फला पद पर तो सिर्फ हमारा हक है। सारे सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हैं। तो ये तो हुआ कि हमारा देश कैसा होगा। अब बात करते हैं कि ये देश करेगा क्या, यानी संविधान के उद्देश्य। पहला है न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किताब कहती है कि ये प्रेरणा रूसी क्रांति से ली गई थी। सही है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीरी गरीबी के आधार पर किसी के साथ नाइंसाफी न हो और दौलत कुछ ही हाथों में सिमट कर न रह जाए। और राजनीतिक न्याय मतलब हर नागरिक को वोट देने का, चुनाव लड़ने का और सरकारी दफ्तरों में अपनी बात रखने का बराबर हक हो। और न्याय के बाद आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के 3 महान शब्द, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पर कोई पाबंदी नहीं है। इसका गहरा मतलब है कि हर व्यक्ति को खुद का विकास करने के पूरे मौके मिले। लेकिन ये आजादी असीमित तो नहीं है? नहीं, बेलगाम नहीं है। आप कुछ भी बोलने की आजादी के नाम पर देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। और समता यानी इक्वालिटी का मतलब है कि समाज में किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके दिए जाएंगे। और सबसे आखिर में बंधुता यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ये शब्द शायद सबसे नरम लगता है पर है सबसे मजबूत। संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के जरिए इसे बढ़ावा देता है। हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और। और प्रस्तावना कहती है कि इस भाईचारे से 2 बातें सुनिश्चित होनी चाहिए। पहला, हर एक व्यक्ति की गरिमा, उसका सम्मान, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया था। जी, 1976 में ही। तो हमने इन सारे शब्दों को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है जिसकी वजह से ये कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा में बदल जाती है। सवाल ये है कि क्या प्रस्तावना कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है? क्या इसका कोई लीगल स्टेटस है? यहीं से मामला दिलचस्प होता है।
कई सालों तक इस पर भ्रम था। 1960 में एक केस आया, बेरुमारी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के इरादों को समझने की एक चाबी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या मतलब ये हिस्सा ही नहीं है? जी, यही कहा गया। ये एक बड़ा झटका था। इसका मतलब था कि प्रस्तावना बस एक खूबसूरत भूमिका है जिसकी कोई कानूनी ताकत नहीं है। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केस आया, केशवानंद भारती केस, और उसने सब कुछ बदल दिया। ऐसा क्या हुआ था इन 13 सालों में कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही बात परखनी पड़ी? ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। 1960 और 1973 के बीच भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदला था। सरकार और न्यायपालिका के बीच अधिकारों को लेकर एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। सरकार का मानना था कि संसद को संविधान का कोई भी हिस्सा बदलने का असीमित अधिकार है। अच्छा। केशवानंद भारती मामले का ऐतिहासिक फैसला उसी माहौल की देन था। 13 जजों की बेंच बैठी और कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, पर उसकी आत्मा को नहीं मार सकती। और प्रस्तावना को उस आत्मा का हिस्सा माना गया। हाँ, एक अभिन्न अंग माना गया। तो मतलब कोर्ट ने अपनी गलती सुधारी और प्रस्तावना को उसका सही सम्मान वापस दिया। बिल्कुल। और इसे और साफ करने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए संविधान एक घर है। आप उस घर को रेनोवेट कर सकते हैं, दीवारें रंग सकते हैं, नई टाइलें लगा सकते हैं, लेकिन आप उसकी नींव को नहीं तोड़ सकते। सही। केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना और संविधान की कुछ और मूल विशेषताएं वही नींव हैं। और बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया। लेकिन किताब में 2 और जरूरी बातें लिखी हैं। पहली कि प्रस्तावना न तो सरकार को कोई शक्ति देती है और न ही उसकी शक्ति पर कोई रोक लगाती है, और दूसरी, ये नॉन जस्टिशिएबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप इसे लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये केस नहीं कर सकते कि प्रस्तावना में भाईचारा लिखा है पर मेरा पड़ोसी मुझसे भाईचारा नहीं निभा रहा। अच्छा। ये नैतिक और राजनीतिक निर्देश हैं, कानूनी दावे नहीं। ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, कोई कानून की धारा नहीं जिसे आप लागू करवा सकें। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है? ये सवाल भी केशवानंद भारती केस में ही तय हो गया था। कोर्ट ने कहा हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बस उसी एक शर्त के साथ कि इसकी मूल विशेषताओं यानी बेसिक फीचर्स को नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। आप इसमें कुछ अच्छा जोड़ सकते हैं, पर इसका मूल चरित्र नहीं छीन सकते। और ऐसा एक बार हुआ भी है 1976 में 42A संशोधन के जरिए, जब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और अदालत ने इस संशोधन को सही माना। सही कहा, क्योंकि अदालत ने माना कि इन शब्दों को जोड़ने से प्रस्तावना की मूल भावना कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुई। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये साफ है कि प्रस्तावना महज एक परिचय नहीं बल्कि हमारे संविधान का सार है, उसका पहचान पत्र, उसकी आत्मा है। ये हमें लगातार याद दिलाती है कि हमारे संस्थापक कैसा भारत बनाना चाहते थे। एक ऐसा भारत जो आज़ाद हो, न्यायपूर्ण हो और जहां हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे 1991 की आर्थिक नीतियों और प्रस्तावना के समाजवादी चरित्र के बीच एक तनाव है। दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक संस्थापक दस्तावेज में लिखे गए इन पवित्र संकल्पों का आज क्या अर्थ है? कोई भी समाज ये कैसे सुनिश्चित करता है कि उसके संविधान के पहचान पत्र की भावना केवल कागज पर लिखे शब्दों से परे हमेशा जीवित रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी के फैसलों का मार्गदर्शन करती रहे?